चलो जैसे हम लोग मान लेते हैं कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी में कोई एक ग्रुप हम लोग कंसिडर कर लेते हैं, जैसे फर्स्ट ग्रुप कंसिडर कर लेते हैं, ग्रुप नंबर 1। तो ग्रुप नंबर 1 में जो जो एलिमेंट्स होगा, लिथियम हो गया, सोडियम हो गया, फिर इसके बाद पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, है ना। ये सारे एलिमेंट्स ग्रुप 1 के हैं। तो इन सभी एलिमेंट्स का अब तुम लोग को कॉन्फ़िगरेशन लिखने आता है। तो इन सभी एलिमेंट्स, ये सारे हम लोग को पता है कि ये सारा ग्रुप 1 एलिमेंट्स है। ठीक है, ग्रुप 1 एलिमेंट है ये। मतलब सेम ग्रुप में अगर ये फॉल कर रहे हैं तो इनका प्रॉपर्टीज क्या है, एक जैसा प्रॉपर्टीज है। अब क्यों एक प्रॉपर्टीज एक जैसा है, क्योंकि इनका जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना, वो जैसे ही हम लोग इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास में अरेंज, सॉरी इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अगर अरेंज करेंगे, तो नंबर में अरेंज करने के बाद क्या आएगा कि जब इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग देखेंगे तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा आएगा, सिमिलर, एक जैसा आ रहा है। और वो सिमिलर लिख के भी देख सकते हो तुम लोग, जैसे लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे क्या आएगा, 1s2 2s1 होगा, बोलो। उसी तरह सोडियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे कैसा आएगा, 1s2 2s2 2p6 3s1। ये भूल गए हो लिखने क्या, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन? हेलो, यस सर। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना याद है कि भूल गए? ये मेरे पढ़ लिए हिसाब नहीं से तो थे। एक दिन देखेंगे तो याद आ। एक दिन देखोगे, ये तो बताए ना एटॉमिक स्ट्रक्चर में। यस सर, लेकिन वो क्लास अटेंड नहीं किया। पर वो 9th का क्लास अटेंड नहीं हुआ था एग्जाम की वजह से। अरे यार, चलो ठीक है। वो अब 9th का तुम लोग ये अटेंड नहीं किए हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने का एटॉमिक स्ट्रक्चर तो हुआ है ना? हाँ सर, लेकिन ये वाला क्लास के बाद जो भी हुआ है नहीं हुआ किए 8वें अटेंड। लेक्चर तक ही अटेंड किए थे। सर अच्छा आप अच्छा। क्लास 8 में भी ये पढ़ाए थे। एसपीडीएफ वाला ये जो है। चलो ठीक है, तो यहाँ ध्यान देना, वो सब बाद में सीख लोगे। चलो लिथियम, जो जो नहीं सीखे हो ये बस यहाँ ध्यान दो कि लिथियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो जैसे 288 वाला रूल तो पढ़ा है ना तुम लोग, तो उससे भी आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये सभी अल्कली मेटल है, ग्रुप 1 वाले एलिमेंट्स हैं। तो उससे भी लिख के देखोगे सभी के आउटर मोस्ट सेल में क्या होगा, एक एक इलेक्ट्रॉन मिलेगा। जैसे लिथियम है तो लिथियम के पास 2 सेल होगा, उसके आउटर मोस्ट सेल में एक इलेक्ट्रॉन है। सोडियम है, इसके पास 3 सेल है, तो तीसरे वाले सेल में इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है। इसी तरह पोटाशियम आएगा तो यहाँ तक इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 4s1 आएगा। रुबिडियम आएगा तो इसका आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन देखोगे 5s1 आएगा। सीजियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन तो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन 6s1 आएगा। तो इनमें सिमिलैरिटी देखो क्या दिख रहा है, इन सभी का जो आउटर मोस्ट कॉन्फ़िगरेशन है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का लॉस या गेन जो होता है वो हमेशा आउटर मोस्ट सेल से ही होता है। तो सर इन, हाँ बोलो। सर ग्रुप 1 2 को एस ब्लॉक कहते हैं, क्यों? ये लास्ट में एस के चलते हैं। वो सब सीखेंगे क्यों एस ब्लॉक आ रहा है, क्यों पी ब्लॉक बोलते हैं, वो सब बताएंगे आगे। ठीक है, अभी बस ये ध्यान दो कि क्यों सिमिलर आ रहा है, क्यों प्रॉपर्टीज, ये सारे एलिमेंट्स जो हैं सेम ग्रुप में क्यों फॉल कर रहे हैं, क्योंकि इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है ना बिल्कुल एक जैसा आ रहा है। क्योंकि सभी के आउटर मोस्ट सेल में क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। और सिंगल इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है तो सभी एक जैसा ही कंपाउंड बनाएगा ना, क्योंकि अब ये सभी मेटल्स हैं और मेटल का टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को लूज करना। और इनके आउटर मोस्ट, इन सभी मेटल के आउटर मोस्ट सेल में एक ही इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इन सभी का टेंडेंसी क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन को लूज करके एक प्लस चार्ज लाएगा। तो ये +1 वाला मेटालिक कैटायंस बनाएगा, है ना। और इनके जितने भी कंपाउंड्स बनेंगे वो कंपाउंड्स किस टाइप के बनेंगे, जिसमें कि इसका वैलेंसी क्या हो, +1 हो। तो इनके प्रॉपर्टीज हम लोग बोल सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मोर क्लोजली रिलेटेड है प्रॉपर्टीज। और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने की वजह से ये क्या हो रहा है, सिमिलर ग्रुप में फॉल कर रहा है। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि इसमें से कोई एक ऐसा एलिमेंट ऐसा नहीं है जिसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है, जिसका आउटर मोस्ट शेल में एक से अलग डिफरेंट इलेक्ट्रॉन है, ऐसा दिख रहा है क्या? जितने भी एलिमेंट्स ग्रुप 1 में फॉल कर रहे हैं, इन सभी एलिमेंट्स के आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन दिख रहे हैं तुमको, एक एक ही इलेक्ट्रॉन है ना।
यस सर। तो इसका मतलब ये रीजन यही दिया कि इनके प्रॉपर्टीज जो है वो मोर क्लोजली रिलेटेड है उनके सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से, और सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होने की वजह से ही ये सारे एलिमेंट्स सेम ग्रुप में फॉल कर रहे हैं, और इनके प्रॉपर्टीज भी क्या होंगे, वो मैच कर रहे हैं। ठीक है, इनके प्रॉपर्टीज भी सिमिलर आ रहा है। जैसे ग्रुप 2 का देखोगे, ग्रुप 2 में सभी एलिमेंट्स का आउटर मोस्ट शेल में दो दो इलेक्ट्रॉन मिलेगा, तो वहां भी सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसी तरह अदर ग्रुप्स में भी देखोगे, तो जिन जिन ग्रुप्स को तुम स्टडी करोगे उन सभी ग्रुप्स में जितने भी एलिमेंट्स फॉल कर रहे होंगे उनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है बिल्कुल एक जैसा होगा। तो ये रीजन यही दिया कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सिमिलर होने की वजह से ही उनके प्रॉपर्टीज क्या हो रहा है, सिमिलर हो रहे हैं, और इसलिए वो सारे एलिमेंट्स जो है वो सेम ग्रुप में फॉल कर रहे हैं। जो चीज मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था, मेंडलीव रीजन नहीं बता पाया था कि एलिमेंट्स क्यों सिमिलर ग्रुप में फॉल कर रहे हैं। बात समझ में आया? बोलो। सर। यस सर। तो ये रीजन था, ये कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी को भी एक्सप्लेन कर दिया था। ठीक है, अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल था, तो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक, तो कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी हम लोग बोल सकते हैं, इसका रीजन सिंपली एक वर्ड में अगर बोलना चाहें तो सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से एलिमेंट्स जो है रिपीट होते हैं। ठीक है, सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो ये रीजन था। अब लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में तो ये एलिमेंट्स को देखो, एलिमेंट्स को हॉरिजॉन्टल रोज और वर्टिकल कॉलम के फॉर्म में ही अरेंज किया, लेकिन इसमें ये ग्रुप नंबर इंक्रीज कर दिया। ग्रुप नंबर टोटल इसके पीरियोडिक टेबल में आ गए टोटल 18 ग्रुप्स। ठीक है, और पीरियड के नंबर तो ये 7 ही रखा, तो 7 पीरियड्स और टोटल 18 ग्रुप्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में अगर देखोगे, तुम लोग पीरियोडिक टेबल लिए हो कि नहीं अभी तक? उस दिन बोले थे तुम लोगों को। हेलो, यस बोलो। सर। पीरियोडिक टेबल ले लियो ना सब लोग, या है? है सर। चलो ठीक है, तो उस लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में देखोगे टोटल ग्रुप्स तुम अगर काउंट करोगे तो टोटल 18 ग्रुप्स दिखेंगे तुमको, और पीरियड्स अगर देखोगे तो टोटल 7 पीरियड्स तुमको दिखेंगे। ठीक है, तो ये लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल का ये फीचर्स हो गया, या मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ये फीचर्स हो गया। अब इसका अगर हम लोग मेरिट्स देखना चाहें, तो मेरिट्स क्या क्या हो सकता है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, बताओ। तो पहला मेरिट तो हम लोग ये बोल सकते हैं, ठीक है, इसको नोट डाउन करते जाना, कि द क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स is based on the atomic number, ठीक है, which is a more fundamental property। ठीक है, जो एलिमेंट का क्लासिफिकेशन है ना, वो एटॉमिक नंबर के ऊपर बेस्ड है रादर देन एटॉमिक मास के ऊपर, जो कि एटॉमिक नंबर एक ज्यादा फंडामेंटल प्रॉपर्टी है, जो कि मेंडलीव्स का जितना भी डिमेरिट्स था ना उसको वो दूर कर देगा, सिर्फ एक वर्ड रिप्लेस करने से। एटॉमिक मास की जगह अगर हम लोग सिर्फ एटॉमिक नंबर ले आए तो वो मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का सारा ड्रॉबैक्स जो है वो दूर कर देगा। वो देखेंगे हम लोग कैसे होता है। तो पहला तो ये है मेरिट इसका। दूसरा, इट एक्सप्लेन्स द रीजन ऑफ पीरियोडिसिटी। ठीक है, जो मेंडलीव एक्सप्लेन नहीं कर पाया था उसको ये एक्सप्लेन कर दिया, तो इट एक्सप्लेन्स द कॉज ऑफ पीरियोडिसिटी ऑफ द एलिमेंट्स। ठीक है, एंड रिलेट्स देम टू देयर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, और वो उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से रिलेट कर दिया उसको। सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की वजह से वो एलिमेंट्स जो होते हैं रिपीट होते हैं। ठीक है, तीसरा, द रीजन फॉर प्लेसिंग आइसोटोप्स एट वन प्लेस इज जस्टिफाइड। जस्टिफाई हुआ या नहीं, बताओ अब इसमें।
as the classification is based on as the classification is on the basis of एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। तो ये बताना तुम लोग, आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है क्या? आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट होता है या नहीं? सर हम्म। नो सर। तो अगर आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर अगर डिफरेंट नहीं है तो फिर उसका पोजीशन डिफरेंट होगा क्या? तो वो जैसे मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल में वो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था, तो एटॉमिक मास के ऊपर बेस्ड था तो वो उसको जस्टिफाई नहीं कर पाया था उस पॉइंट को, है ना? लेकिन यहाँ जैसे ही एटॉमिक मास को रिप्लेस कर दिया एटॉमिक नंबर, तो फिर क्या हो गया? वो पॉइंट जस्टिफाइड हो गया कि नहीं? वो ये बोल सकता है, अब ये बोल दिया कि आइसोटोप्स का एटॉमिक नंबर डिफरेंट नहीं होता है, इसलिए एटॉमिक नंबर अगर सेम है तो उसका पोजीशन भी क्या होगा? सेम होगा। समझ में आया बात? बोलो। यस सर। चलो, तो ये हो गया आइसोटोप्स का भी काम खत्म, आइसोटोप्स के पोजीशन को भी जस्टिफाई कर दिया। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट, हाँ, और जो एनामलस पेयर्स वहां पे मिल रहा था, याद है तुम लोग को? एनामलस पेयर्स जिसके की पोजीशन को वो जस्टिफाई नहीं कर पाया था मेंडली, मतलब कुछ लाइटर एलिमेंट्स को वो हैवियर एलिमेंट्स के बाद रख दिया था, याद है या नहीं? अभी जस्ट बताए थे। यस सर। तो उसको भी ये जस्टिफाई कर दिया। तो हम लोग ऐसे बोल सकते हैं कि द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स, ठीक है, द पोजीशन ऑफ एलिमेंट्स that were misfits on the basis of मास नंबर। मास नंबर के बेसिस पे जो मिसफिट आ रहा था, जो एनामलस पेयर्स बन रहे थे, ठीक है, इसको हम लोग एनामलस, ठीक है, यहाँ पे ये could be justified ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर के बेसिस से अगर उसको हम लोग एक्सप्लेन करना चाहें तो उसका पोजीशन जो होगा वो जस्टिफाइड हो जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर। तो जो भी एनामलस पेयर्स तुमको दिख रहा था वो देख सकते हो एटॉमिक नंबर्स, ठीक है। जैसे आर्गन और पोटाशियम का था, तो आर्गन का आर्गन जो हम लोग देख रहे थे वहां पे मास आर्गन का ज्यादा होता है, पोटाशियम का मास कम होता है। लेकिन मेंडलीव के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए कि आर्गन बाद में होना चाहिए था, पोटाशियम पहले होना चाहिए था। बट यहाँ पे ये क्या कर दिया, ये आर्गन को पहले रखा था, पोटाशियम को बाद में रखा था, तो अपने रूल को वो वायलेट कर रहा था। यहाँ पे वही चीज चेंज कर दिया, एटॉमिक मास को रिप्लेस कर दिया किस एटॉमिक नंबर से। तो आर्गन का एटॉमिक नंबर होता है 18 और पोटाशियम का एटॉमिक नंबर होता है 19। तो अब तुम लोग खुद बताओ, इसका जो बेसिस था वो क्या था? इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक नंबर में अरेंज करने का। तो ये पोजीशन जस्टिफाइड हुआ या नहीं? पोटाशियम को बाद में ये इसलिए रखा क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर ज्यादा है, और आर्गन को पहले इसलिए रखा क्योंकि आर्गन का एटॉमिक नंबर कम है। तो पोजीशन जस्टिफाई हुआ या नहीं हुआ? बोलो। इसे इसी तरह कोबाल्ट और निकेल वाला भी केस है। कोबाल्ट का मास मास के बेसिस पे अगर करोगे तो वो वायलेट हो रहा था वहां पे रूल, जो मेंडलीव का ड्रॉबैक में हम लोग देखे थे। तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर अगर देखोगे तो कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 27। और निकल का एटॉमिक नंबर है 28, इसलिए निकल को बाद में रखा गया, कोबाल्ट को पहले रखा गया। समझ रहे हो ना बात? जो चीज एटॉमिक मास के बेसिस पे एक्सप्लेन नहीं हो पा रहा था, ठीक है। यस और नो? यस सर। चलो, तो ये मेरिट्स था, मतलब जो जो मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का जो जो डीमेरिट था ना, वो उसको किस में बदल दिया? वो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के लिए क्या हो गया? मेरिट्स हो गया। और ये जितना भी डीमेरिट्स था मेंडलीव के पीरियोडिक टेबल का, मेरिट्स में बदलने के लिए सिर्फ एक वर्ड चेंज करना पड़ा।
उसका जो पीरियोडिक लॉ था सिर्फ एटॉमिक मासेस को हटा के क्या रिप्लेस कर देना पड़ा, किससे रिप्लेस करना पड़ा एटॉमिक मास को, बताओ। एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर से, तो सारा उसका जितना भी डिमेरिट था मेंडलीव का वो सारा दूर हो गया। ठीक है, तो ये है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का मेरिट्स। अब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का अभी भी कुछ डिमेरिट्स बाकी है जो कि अभी तक कोई करेक्ट नहीं किया है। समझ में आ रहा है? तो क्या क्या डिमेरिट्स अभी भी अवेलेबल हैं, बताओ। डिमेरिट्स क्या क्या अभी भी बचा हुआ है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, बता सकते हो कोई? सर पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन। पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, क्या हुआ पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन के साथ? हम्म, सर वो है नॉन मेटल, उसको रखा गया मेटल में। है नॉन मेटल, उसको रखा गया मेटल में। लेकिन ये भी तो बोला जा सकता है ना कि हाइड्रोजन का कॉन्फ़िगरेशन अगर देखोगे तो 1s1 है या नहीं? वो भी है। यस तो सर। उस, तो इसके आउटर मोस्ट सेल में तो एक इलेक्ट्रॉन है, और इसका एक इलेक्ट्रॉन है, तो इसलिए अल्कली मेटल के साथ रखा गया क्योंकि सिमिलर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन शो कर रहा है यानी। तो हाइड्रोजन का अगर अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बेसिस पे अगर हम लोग देखें तो हाइड्रोजन अल्कली मेटल को तो रिसेंबल कर ही रहा है, क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है और वो एक इलेक्ट्रॉन को लूज कर सकता है ना, और H+ बना सकता है। समझ में आ रहा है बात? तो अल्कली मेटल के साथ तो अल्कली मेटल की तरह तो बिहेव कर सकता है, मतलब उस टाइप के कंपाउंड बना सकता है। लेकिन एक और चीज है कि ये हेलोजन की तरह भी बिहेव कर सकता है, क्योंकि हेलोजन अगर देखोगे ग्रुप नंबर 17 जो है, जो फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन वाला ग्रुप है, तो उन सभी का जैसे फ्लोरीन को अगर देखोगे तो फ्लोरीन का कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे 1s2 2s2 2p5 है। तो इसके आउटर मोस्ट शेल में देखोगे ना 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, ठीक है, 7 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इनमें अगर देखना चाहोगे तो इन ये नॉन मेटल है एक्चुअली। तो नॉन मेटल होते हैं तो नॉन मेटल का जनरल टेंडेंसी क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को गेन करने का। तो इसके पास ऑलरेडी 7 इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है आउटर मोस्ट शेल में, तो इसको अपना ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन्स का जरूरत है, बताओ। हेलोजन वाला जो ग्रुप है उसको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन का जरूरत होगा? एक। 1 इलेक्ट्रॉन। उसी तरह हाइड्रोजन जो है ना, हाइड्रोजन को भी अपना, हाइड्रोजन तो ऑक्टेट बनाएगा नहीं क्योंकि हाइड्रोजन के सेल में मैक्सिमम 2 ही इलेक्ट्रॉन जा सकता है, एक इसके पास है। और अगर एक इलेक्ट्रॉन इसको कहीं और से मिल गया तो ये अपना ड्यूप्लेट ये भी कंप्लीट कर सकता है। तो इसलिए हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है ना वो दोनों की तरह है, मतलब एक अल्कली मेटल की तरह भी रिसेंबल कर रहा है ये, और दूसरा हेलोजन की तरह भी रिसेंबल कर रहा है, मतलब दोनों तरह के ये कंपाउंड्स बना सकता है। या तो ये एक इलेक्ट्रॉन लूज भी कर सकता है और एक इलेक्ट्रॉन गेन भी कर सकता है। तो हाइड्रोजन के कंपाउंड्स जो है ना, वो इलेक्ट्रॉन को लूज करके भी पाए गए हैं और इलेक्ट्रॉन को गेन करके भी पाया गया है। इसका मतलब कि हाइड्रोजन का प्रॉपर्टीज दोनों से मैच कर रहा है, अल्कली मेटल और हेलोजन दोनों से। लेकिन हाइड्रोजन को प्लेस किसके साथ किया गया है? ग्रुप नंबर 1 के साथ प्लेस किया गया है, हेलोजन के साथ प्लेस नहीं किया गया। बात समझ रहे हो? तो वो पोजीशन अभी भी एम्बिगियस है, मतलब वो उसमें बहुत सारा एम्बिग्यूटी है कि उसको हेलोजेंस के साथ क्यों नहीं रखा गया, क्यों उसको अल्कली मेटल के साथ ही रखा गया। तो वो अभी भी डिबेटेबल पॉइंट है, तो इसलिए उसको हम लोग डिमेरिट में काउंट करते हैं अभी भी। तो पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट सर्टन, ठीक है। क्यों सर्टन नहीं है? क्योंकि हाइड्रोजन जो है ये रिसेंबल कर रहा है, रिसेंबल्स बोथ द अल्कली मेटल्स एंड हैलोजेंस, ठीक है, बट इट हैज बीन placed with alkali metals। ठीक है, तो ये पहला डीमेरिट हो गया हेलोजन का।
सॉरी, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का, कि उसको हैलोजन के साथ नहीं रख के किसके साथ रखा गया है, अल्कली मेटल्स के साथ। और दूसरा डिमेरिट बताओ। बताओ। हेलो, हेलो। आ रहा है सर आपका आवाज। यस सर। तो बोल क्यों नहीं रहे हो? और एक और डिमेरिट है इसका, बताओ क्या है डिमेरिट वो। एक डिमेरिट तो हाइड्रोजन वाला हो गया, दूसरा डिमेरिट कौन सा है? कोई कुछ बोल नहीं रहा, आता है या नहीं? तुम लोग को पता है किसी को भी? हेलो। सर पढ़े थे शायद, लैंथेनाइड्स एंड एसिटिनाइड्स करके था सर कुछ। लैंथेनाइड्स एंड एक्टेनाइड्स। ये यस सर। डेमेरिट है। हाँ, तो अगर मॉडर्न पीरियोडिक टेबल देखोगे ना तुम लोग, तो उसमें देखोगे ना कुछ एलिमेंट्स को एकदम बॉटम में रिप्रेजेंट किया जाता है, दो अलग अलग रोज बना के, देखे हो? एफ ब्लॉक में। वो देखे हो या नहीं मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में? यस सर। तो वो एक्चुअली क्या है ना, एक पहला वाला जो लाइन रो ऑफ एलिमेंट्स है उसको लैंथेनाइड्स बोलते हैं, और जो नीचे वाला रो है, दो रो दिखेंगे वहां पे, जो नीचे वाला रो है वो एक्टिनाइड्स है। तो लैंथेनाइड्स और एक्टेनाइड्स को अभी तक मेन बॉडी ऑफ पीरियोडिक टेबल में जगह नहीं मिल पाया, उसको हम लोग सेपरेटली ही रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये भी एक डिमेरिट है, वो जितने भी एलिमेंट्स हैं लैंथेनाइड और एक्टेनाइड में, वो सभी को मेन बॉडी ऑफ द पीरियोडिक टेबल, जो लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल है, उस मेन बॉडी में अभी तक रिप्रेजेंट नहीं कर पाया गया है। ठीक है, उसको अलग से ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम लोग। तो इसलिए ये भी एक डीमेरिट अभी भी बचा हुआ है लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल में। तो हम लोग बोल सकते हैं कि लैंथेनाइड्स एंड एक्टिनाइड्स हैव not been placed in the main body of the periodic table। तो ये दो डिमेरिट अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में है। तो अगर कोई कहीं पूछा जाए तो ये दो डिमेरिट बता सकते हो अब तक। तो ये है लेखा जोखा अभी तक का, जो हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल है, कैसे हम लोग पहुंचे यहाँ तक। ठीक है, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल तक कैसे पहुंचे, कौन कौन से साइंटिस्ट मेजर कंट्रीब्यूशन के। ऐसे साइंटिस्ट बहुत छोटा छोटा कंट्रीब्यूशन तो बहुत सारे साइंटिस्ट का था, लेकिन हम लोग वैसे साइंटिस्ट्स के बारे में ही पढ़ रहे हैं, या उनका ही रोल हम लोग पढ़ रहे हैं, कंट्रीब्यूशन पढ़ रहे हैं, जिनका की कंट्रीब्यूशन मेजर था। ठीक है, जो रिकॉग्निशन के लायक था, वही सब चीज पढ़ रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो ये सारे साइंटिस्ट थे जितने भी जिनका भी मेजर कंट्रीब्यूशन था पीरियोडिक टेबल, लॉन्ग फॉर्म ऑफ पीरियोडिक टेबल तक पहुंचने में। ठीक है, तो मेन इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है वो मेंडलीव और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का ही है। क्वेश्चंस जो भी पूछा जाएगा तुमसे, यही दोनों से डिटेल में पूछा जाएगा, मेंडलीव का और मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का। इसलिए ये सब के पॉइंट्स जो है ये सब ध्यान रखना। मेरिट्स क्या था, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या था मेंडलीव का पीरियोडिक टेबल का, डीमेरिट्स कहाँ था, कहाँ कहाँ फेल हुआ था, पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट क्या था मेंडलीव का, मॉडर्न पीरियोडिक लॉ का स्टेटमेंट क्या था, इसका डीमेरिट्स इसका मेरिट्स क्या था। ठीक है, तो ये सब चीज ध्यान रखना। समझ रहे हो ना बात? ये सब याद रखना है एटलीस्ट। अब अगर तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखने नहीं सीखे हो तो कैसे फिर इस चैप्टर को पढ़ोगे बताओ? हम्म, इस चैप्टर को पढ़ने के लिए अभी आगे का टॉपिक्स जो भी पढ़ाएंगे, जैसे ग्रुप, किसी भी एलिमेंट का ग्रुप, पीरियड और
ब्लॉक तुमको प्रेडिक्ट करना है तो उसके लिए सबसे पहले तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ही लिखने आना चाहिए। सर आता है, बस एक बार रिवीजन का जरूरत है। आता है, सब लोग को आता है एसपीडीएफ वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना। हाँ सर आता तो है, लेकिन बस वही है कि रिवीजन करना पड़ेगा। रिवीजन करना पड़ेगा तो वो कब करोगे? आज तो बताना था, तो अब तो रिवीजन करोगे नहीं तुम लोग, बताओ। सब लोग को आता है ना, एटलीस्ट अपने एंड से तो आता है। बताने का जरूरत, एकदम नया तरीके से बताने का जरूरत तो नहीं है। नो सर। किसी को भी बताने की जरूरत है तो बोलो, तुम लोग में से अगर। हेलो, जितने भी अटेंड कर रहे हो तुम लोग, सबको आता है? अब एक एक करके हम पूछेंगे नहीं। अक्षत, ये रिप्लाई नहीं कर रहा है। अक्षत, हेलो, अक्षत, ये नहीं कर रहा है क्या क्लास? ठीक है, जो जो तुम लोग जो जो क्लास अटेंड नहीं किए थे वो लोग करके रखोगे यस रिवाइज? सर। यस सर। तब क्योंकि अगर वो रिवाइज नहीं कर कर रखोगे तो आगे का टॉपिक अभी जो बताएंगे वो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के ऊपर ही बेस्ड है, तो वो सब चीज नहीं अभी आइडिया लगेगा। तो आज हम इतना ही रखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास से तुम लोग उसको रिवाइज करके रखना, या फिर अगर एक बार पढ़ना तुम लोग, ठीक है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट पढ़ के रखना। अगर तुम लोग को कहीं भी डाउट हो रहा है उसमें, कोई भी चीज में अगर लिखने में डाउट हो रहा है या समझ नहीं आएगा, तो 5 मिनट पहले उसको डिस्कस कर लेंगे, फिर इसके टॉपिक को स्टार्ट करेंगे। लेकिन अपने एंड से तुम लोग पढ़ के रखोगे नेक्स्ट क्लास में। बात समझ रहे हो? यस यस सर। सर। चलो, तो यहाँ पे हिस्ट्री वाला पार्ट तो कंप्लीट हो गया। जो भी हमको जानना था हिस्ट्री ऑफ पीरियोडिक टेबल में, जो जो कंट्रीब्यूशन था जिन जिन साइंटिस्ट का, वो सारा चीज कंप्लीट हो गया। तो ये जस्ट थ्योरेटिकली भी एक बार रीड करोगे तो ये सब याद हो जाएगा तुम लोग को। लेकिन इसके बाद जो है ये सब चीज एक बार रीडिंग मार के तुम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला पार्ट रिवाइज करके रखना, क्योंकि उसका हमको नेक्स्ट क्लास में यूज करना है। समझ में आया कि नहीं बात? तो जो चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर वाला पार्ट का था वो चीज रिवाइज करके रखना। जिसको भी डाउट होगा वो शुरुआत में, नेक्स्ट क्लास में शुरुआत के 5-10 मिनट में क्लियर कर लेना, ठीक है। समझ में आ गया इतना? बोलो। हाँ सर आ गया। यस सर। चलो चलो फिर तो, तब करके रखो रिवाइज, फिर नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं आगे, ठीक है। एंड करें? हम्म, हेलो, एंड करें या नहीं? यस सर। यस सर। चलो चलो फिर तो नेक्स्ट क्लास में करते हैं आगे, ठीक है। आगे तुम लोग रिवाइज करके रखना, फिर नेक्स्ट क्लास में आगे करेंगे।